बच्चों, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल, इसकी परिभाषा और इससे रिलेटेड भिन्न भिन्न तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति और आवर्तकाल से रिलेटेड परीक्षा में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और इसकी परिभाषा के बारे में भी समझा रहा हूँ कि इसकी परिभाषा हम लोगों को याद कैसे रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक बनाते हैं सर्किल। क्या बनाते हैं? एक सर्किल बनाते हैं। जो परीक्षा में आपको एक आंसर जो रफ शीट मिलेगी उसके ऊपर एक सर्किल बना लेना। अगर आप भूलते हैं तो डायरेक्ट याद रहता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, इसका केंद्र बिंदु बनाते हैं और एक यहाँ से मिला देते हैं सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा मिलाते हैं। अब इसका ये कोई स्थान हो गया, निश्चित स्थान। मान करके चलिए कि यहाँ से और यहाँ तक इस पूरे चक्र का अगर हम एक राउंड मारे तो हम कुल मिलाकर के कितना चलेंगे, ये हम चलेंगे 360 डिग्री। कितना चलेंगे? 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री चलेंगे और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर मैंने चक्र लगाए। चक्र लगाए, वो कितने लगाए? F चक्र लगाए। ठीक है, F चक्र लगाए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कोणीय चाल। सबसे पहले क्या निकलेगी? कोणीय चाल। ये हम सबसे पहले कोणीय चाल निकाल सकते हैं। तो कोणीय चाल ये क्या होती है? कोणीय चाल को हम ओमेगा के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, कोणीय चाल का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से चला और ये चारों तरफ घूम करके वहीं पर पहुँच गया, फिर ये राउंड मारा, फिर मारा राउंड, तो इस हिसाब से जो है चाहे जितने ये चक्कर लगाएगा, ये चक्कर हो गए तुम्हारे F। अगर हम फिजिक्स की दृष्टि से सोचेंगे तो ये चक्कर हो जाएंगे तुम्हारे N। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो इधर हो जाएगा आपका 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 डिग्री के स्थान पर हम लोग कितना रख सकते हैं? 2 पाई रख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा कोणीय चाल ओमेगा। ओमेगा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 पाई F। तो मेरे बच्चों, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बन रहा है फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी F बराबर कितना? ओमेगा बटे 2 पाई। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल रहा है और ये आपका मात्रक जो है ये निकलेगा जाके HZ में, या इसको हम लोग कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब फ्रिक्वेंसी की परिभाषा क्या होती है? फ्रिक्वेंसी की जो परिभाषा होती है, कहा जाता है कि किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी निश्चित समय में वृत्तीय गति पर या कोणीय गति पर, ठीक है, किसी निश्चित समय में कोणीय गति पर, ठीक है, या किसी सर्किल में या किसी घूमती हुई वस्तु के, ठीक है, किसी निश्चित समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ये हो गई तुम्हारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हो गई आवृत्ति। क्या कहा जाता है? इसकी परिभाषा क्या है? किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी निश्चित समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। तो इस पथ पर, ठीक है, इस पथ पर किसी निश्चित समय में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में, किसी निश्चित समय में जितने चक्र पूरे किए गए, ठीक है, जितने चक्र पूरे किए गए, तो पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यही परिभाषा जो है आपकी यूपी मेट्रो में पूछी गई थी। ठीक है, इसी के व्युत्क्रम में अगर हम देखेंगे या फिर इसका फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/T। ठीक है, ये क्या है? ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
ये हो गई फ्रीक्वेंसी और ये होता है 1 अपान टाइम पीरियड, ठीक है, 1 अपान टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है ये f बराबर 1 अपान, ठीक है, हम सेकेंड भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, hz, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, hz लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ से भी हम ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक फॉर्मूला आपका हो गया यहाँ पर, कोणीय चाल बटे 2 पाई इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, या फिर 1 अपान टी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है मशीनों में, अगर किसी मशीन की कौन सी तुल्यकाली गति, कौन सी गति, तुल्यकाली गति, ठीक है, तुल्यकाली गति ns और ध्रुव वगैरह, ठीक है, ध्रुव इक्वल टू p है, तो आवृत्ति f बराबर, तो आवृत्ति f बराबर होगी pn या ns इंटू p बटे 120 hz। यहाँ से भी बच्चों हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला और होता है, हम कहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, यदि किसी मोटर की जो स्लिप है, ये स्लिप आपकी दी गई है, ठीक है, s इक्वल टू क्या है, स्लिप, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, सर्पण कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, सर्पण कहते हैं। ये स्लिप का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और रोटर की फ्रिक्वेंसी दी गई है, रोटर आवृत्ति ये दी गई है, रोटर धारा या रोटर वोल्टता की आवृत्ति, ठीक है, ये दी गई है, और इसका वैल्यू होता है FR। तो हम क्या करेंगे, तो हम आवृत्ति निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आवृत्ति निकालेंगे तो आवृत्ति F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, ठीक है, F बराबर हो जाएगा FR अपान S, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा रोटर फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू S इंटू F होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ये कौन सी है, सप्लाई आवृत्ति, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ से निकला। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 4 फॉर्मूले यहाँ पर ऑलरेडी बता दिए फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, तो 4 फॉर्मूले यहाँ फ्रीक्वेंसी के हो गए। इसके अलावा भी बीच में और भी फॉर्मूले मिलेंगे, उनको हम आपको, वो फॉर्मूले हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से जनरली है F इक्वल टू FR बटे S, ठीक है, रोटर की आवृत्ति, रोटर धारा की आवृत्ति या रोटर वोल्टता की आवृत्ति बटे स्लिप, ठीक है, यहाँ से होता है 1 अपान टी, टाइम पीरियड का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगला जो होता है यहाँ पर, ठीक है, F इक्वल टू कोणीय चाल बटे 2 पाई होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर अगला होता है किसी मोटर की तुल्यकालिक गति और ध्रुवों की संख्या बटे 120, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला फार्मूला मैंने यहाँ लिखा था, दूसरा फार्मूला के लिए यहाँ पर लिखा गया है, तीसरा फार्मूला के लिए यहाँ पर लिखा गया है, चौथे फार्मूले के लिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये तो थी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। अब देख लीजिए टाइम पीरियड, आवर्तकाल। हम आवर्तकाल को कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आवर्तकाल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो टाइम पीरियड होता है इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। जो आवर्तकाल आपका है, आवर्तकाल T, इसकी परिभाषा क्या होती है, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक चक्र पूरा करने में लगा समय, ठीक है, क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है, आवर्तकाल कहलाता है। जब हम या कोई भी एक चक्र को पूरा, जितने समय में एक राउंड को पूरा करता है, जैसे घड़ी है, एक राउंड को जितने समय में पूरा कर रही है तो उसका आवर्तकाल है। तो एक राउंड पूरा करने में अगर सेकंड की सुई देखी जाएगी तो 1 मिनट, उसका 60 सेकंड आवर्तकाल होगा। मिनट की सुई अगर देखी जाएगी तो उसका क्या होगा, 1 घंटे आवर्तकाल होगा। घंटे की सुई अगर देखी जाएगी तो 12 घंटे आवर्तकाल होगा, क्योंकि 12 घंटे में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। तो यह आवर्तकाल जो होता है, ठीक है, आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति के कैसा होता है,
व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम आवर्तकाल t इक्वल टू लिख सकते हैं 1/, या t व्युत्क्रमानुपाती 1/f, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितनी आवृत्ति का वैल्यू बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड जो है वो घटता चला जाता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, और हम आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड कहाँ से निकाल सकते हैं? हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं संधारित्र से, ठीक है, संधारित्र से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। संधारित्र में, किसी संधारित्र के चार्ज होने में लगा समय, या संधारित्र के चार्ज होने में लगा समय, जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू RC होता है, सेकंड में आएगा, ठीक है। अगर कोई क्या है, प्रेरक है, क्या है, प्रेरक है, तो यहाँ के लिए इंडक्टर इसको कहते हैं, प्रेरक है, इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू L/R होता है, ठीक है, t इक्वल टू L/R होता है। यहाँ से भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड निकल जाएगा बड़े आराम से। अब यहीं से एक फॉर्मूला बनेगा, अभी हाल ही आपने लिखा था F बराबर क्या, F बराबर कोणीय चाल ω/2π, हमको क्या निकालना है, t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/f इक्वल टू f के स्थान पर ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, कितना, t ω/2π, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2π कोणीय चाल। यहाँ से भी हम टाइम पीरियड को दर्शा सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका सेकंड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है वो टाइम पीरियड के होते हैं। अब मेरे बच्चों, इन्हीं के ऊपर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, इन्हीं के ऊपर बताने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में बढ़िया से। चलिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता हुआ सामने, यहाँ दिया गया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में HZ की आवृत्ति हो तो समयकाल t की गणना सेकंड में कीजिए, सेकंड में कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको समय काल का मतलब आवर्तकाल ही होता है, ठीक है। अभी मैंने तुरंत ही आपको बताया था, जो समय काल t होता है, t इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, 1/ फ्रीक्वेंसी। एक बात और आप लोगों को बता दें कि हमारे कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ ऐसा रहता है जिसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। बच्चे लोग, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस नाते आप सबसे पहले हमारा सब्सक्राइब करिए चैनल, और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू आपका निकलेगा, t इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 दिया गया है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, 50 का 1 में भाग देने लगते हैं। मेरे बच्चों, आप भाग मत दीजिए, क्या करना है यहाँ पर, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 2/100, और 100 का जब भाग देंगे 2 में तो ये आसान है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है, 0.02 सेकेंड, ये आपका सॉल्व हो गया, और यहाँ आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आवर्तकाल, क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आवर्तकाल 0.04 सेकेंड है तो आवृत्ति की गणना करें। तो समय काल, ठीक है, समय अवधि मतलब t, ये भी आवर्तकाल होता है। समय अवधि की गणना करें,
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे जाके तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हम लोग कभी कभी गलती से गलत मार करके आ जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हल्का या भारी नहीं समझना चाहिए। सभी क्वेश्चन कठिन होते हैं, चाहे वो सरल है तब भी वो कठिन है, क्योंकि सरल को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो यही क्वेश्चन कभी कभी जो है हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, तो नए भाई हैं उनके लिए हार्दिक स्वागत है हमारी एकता टेक्निकल कोचिंग में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समय अवधि आपको टी निकालना है, तो सॉरी समय अवधि दी गई है, यहाँ पर आवृत्ति की गणना करें। ठीक है, किसकी? आवृत्ति की। आवृत्ति की गणना करना है, आवृत्ति की गणना करें, और आवृत्ति जो होता है फ्रिक्वेंसी एफ होता है। ठीक है, तो आवृत्ति एफ बराबर 1/T होता है, तो इसको रखेंगे 1/0.04। ठीक है, इसको रखेंगे 0.04। अब यहाँ इसमें भाग मत दीजिए, सबसे पहले पॉइंट हटाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने अंकों के बाद ये पॉइंट लगाया गया है, हम उतनी ही संख्या से अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 100 से अंश में और 100 से हर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू कितना हो गया, 100/4। कैंसिल कर दीजिए मेरे बच्चों, 25 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी को हम साइकिल पर सेकंड कह सकते हैं, और इसी को हम CPS कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। ठीक है, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति की खोज की थी, उनके सम्मान में ये मात्रक जो है हर्ट्ज प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर दिया गया है कि एक परिपथ में तात्क्षणिक धारा का मान I इक्वल टू 14.14 साइन 157 टी एम्पियर हो, तो आवृत्ति तथा समयावधि समयकाल की गणना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। तो मेरे बच्चों यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इंस्टेंटेनियस धारा या हम तात्क्षणिक धारा, इसको हम तात्क्षणिक धारा या इंस्टेंटेनियस करंट भी कह सकते हैं। तात्क्षणिक वोल्टता भी होती है, तात्क्षणिक आवेश भी होता है, तात्क्षणिक धारा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे, I इक्वल टू 14.14। ठीक है, साइन 157 टी ये दिया गया है। ठीक है, 157 यहाँ पर लिखा हुआ था, 157 टी ये दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होगी। तो यहाँ से हमको फ्रिक्वेंसी मिल कहाँ सकती है, यहाँ से या यहाँ से? तो जनरली इसका हम मेन फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर आई में लिखे हैं तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है, साइन ओमेगा टी, इसका ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, ओमेगा से इसकी तुलना करवा देंगे। ओमेगा इक्वल टू हो गया 157। ठीक है, और मैंने बताया था आपको इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ये हो गई आपके पास कौड़ी चाल। और अभी तुरंत ही मैंने बताया आपको कौड़ी चाल का जो फॉर्मूला होता है, कौड़ी चाल ओमेगा इक्वल टू कितना, 2πf। यहाँ से हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। जब फ्रिक्वेंसी आ जाएगी तो आपकी जो समय अवधि है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बटे कितना, 2π। अब ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 157। ठीक है, 157 रख देंगे और नीचे हम रख देंगे कितना, 2 और गुणे। अब पाई का वैल्यू, पाई की समस्या फंसी, पाई का वैल्यू रखिए 3.14। यहाँ पर आपको पॉइंट मिल रहा है, तो पॉइंट को क्या करेंगे, खत्म करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 157 गुणे 100 बटे 2 गुणे 2 गुणे 314। ठीक है, इस वाले से इसको काटेंगे डायरेक्ट, आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया। 2 से इसको काटेंगे आपका 50 आ गया, फिर 2 से इसको काट देंगे आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आया, 25 आपका आंसर आ गया। अब कंडीशन अगली,
जब आपसे आवर्तकाल पूछेगा तो आवर्तकाल t इक्वल टू होता है 1/f। आपने कितना निकाला 1/25, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 25 निकाला, 4 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप डायरेक्ट 1 में भाग मत दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो गया 4/100। बोलो जरा आवर्तकाल का वैल्यू कितना आ रहा? आवर्तकाल का वैल्यू जो है वो तुम्हारा कितना आ गया 0.04 सेकेंड। ठीक है, आवर्तकाल का वैल्यू कितना आ गया 0.04 सेकेंड। एक आपका आंसर हो गया यहाँ पर और दूसरा आंसर हो गया यहाँ पर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, IM का वैल्यू भी पूछता है, यहीं पर IRMS का वैल्यू भी पूछता है और यहीं पर I एवरेज का वैल्यू भी पूछता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर उठा लेता है और ये सभी चीजें आपकी आती हैं इससे। ठीक है, अभी मैं इसका सबका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कैसे हमको निकालना होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हटाइए, अपना नोट कर लेना भैया लोग कापी पे। तो यहाँ पर जब धारा का अधिकतम मान, आरएमएस मान और औसत मान पूछ लेगा तो हमको क्या करना होगा, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आएगी। लेकिन समस्या का समाधान होता है, ठीक है, उसको समझना होता है। जैसे मान करके चलिए IM का वैल्यू आपका 14.14 दिया गया है। ठीक है, तो IRMS जो होगा और I एवरेज होगा। याद रखना 14.14 का हमेशा ये वैल्यू 10 आएगा और ये वैल्यू 9 आएगा और इसी के बढ़ते क्रम में जितना भी निकलेगा वो इसी के अनुसार हम लोग निकालते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर 28.28 दिया होता तो ये वैल्यू तुम्हारा आ जाता कितना 20 और ये वाला हो जाता 18। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये 42.42 दिया होता है, ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है। ये इसका कितना गुना था 2 गुना, तो ये इसका 2 गुना कर दिया और आगे हम क्या कर देंगे इसका 3 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हम इस हिसाब से कंटिन्यू निकाल लेते हैं। तो ये एक लाइन जो है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू आपका इतना है तो आरएमएस इतना होगा और औसत मान इतना होगा। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, मेन चीज फाइंड करना होता है। हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे, जनरली मान लीजिए कि हमारा ये दिया गया है, मान लो हमने याद भी कर लिया, भूल गए तब, तो इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए जो IRMS होता है, ठीक है, IRMS होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना IM/√2 होता है साइन वेव के लिए इक्वल टू 0.707 इंटू IM और यहीं पर हम मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे 0.707 इंटू इसका वैल्यू रख देंगे 14.14। ठीक है, तो ये आएगा आपका 9.99। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम 10 एम्पियर लिख सकते हैं। अब आपका आया औसत मान, I एवरेज जो होगा ये होता है 2IM अपान कितना पाई इक्वल टू 0.637 इंटू IM होगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.637 इंटू कितना 14.14। ठीक है, और ये वाला वैल्यू जो है वो आपका आएगा 8.99 के आसपास, जिसको हम 9 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी औसत मान भी आ गया, ठीक है, आरएमएस मान भी आ गया, औसत मान भी आ गया, अधिकतम मान तो यहाँ पहले से ही दिया था। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो आवृत्ति और आवर्तकाल है और आज से मैं आपको बेसिक जो एसी फंडामेंटल है वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है और ये पूरा चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर आप टॉपिक वाइज चलेगा, हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है एक मोटर 6 ध्रुव। ठीक है, क्या लिखा है, एक मोटर कितना ध्रुव 6 ध्रुव, पोलों की संख्या कितनी हो गई 6, कामा 415 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट। इसके बाद है एक मोटर 6 ध्रुव 415 वोल्ट 750 आरपीएम। ठीक है, 750 आरपीएम पर गतिशील है। ठीक है, पर गतिशील है, तो मोटर की आवृत्ति क्या होगी। तो मोटर परिपथ की आवृत्ति परिपथ में धारा की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोटर के परिपथ में जो है वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा। जनरली मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोटर की गति ns इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड ns इक्वल टू 120 एफ बटे पी। यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना ns इंटू पी बटे 120। अब क्या करेंगे, गति कितनी दी गई है 750, ठीक है, इंटू पोलों की संख्या कितनी है 6 है, ठीक है, और बटे हम क्या करेंगे यहाँ पर बटे कर देंगे 120, 0 से 0, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 आएगा, 2 का भाग ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा 75 बटे 2, भाग दीजिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 दशमलव 2 पंचे 10, और ये आ गया आपका HZ 37.5 इसका आंसर था, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कास्केड संयोजन में। क्वेश्चन नंबर 5 कास्केड संयोजन में दो मशीनों के ध्रुव क्रमशः 6 तथा 4 हैं। मोटर में सप्लाई आवृत्ति क्या होगी, जब संयुक्त चाल जब संयुक्त चाल 1600 आरपीएम, ठीक है, 1600 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम हो। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कास्केड संयोजन में, कास्केड संयोजन होता क्या है कि बच्चों कास्केड संयोजन 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। इसमें कम से कम एक मशीन निश्चित रूप से आपकी स्लिप रिंग होनी चाहिए और दूसरी मशीन स्लिप रिंग मोटर 3 फेज का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अथवा कौन सा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होना चाहिए। तो जो सेकंड मशीन है ये 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो सकता है या फिर पिंजरा प्रारूपी भी हो सकता है, लेकिन पहला मोटर जो होता है ये निश्चित रूप से स्लिप रिंग प्रारूपी होना चाहिए। होता क्या है कि कास्केड संयोजन में हम जनरली 4 प्रकार की गतियां प्राप्त कर सकते हैं। एक होती है न्यूनतम गति, एक होती है अधिकतम गति, एक पहली मशीन की गति और एक दूसरी मशीन की गति, ठीक है। तो जब अधिकतम गति प्राप्त करनी होती है तो हम ध्रुवों की संख्या को क्या करते हैं, आपस में लेस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से हमको NS का वैल्यू निकालना है। जब जनरली संयुक्त चाल ऐसे दे दे, ठीक है, तो हम NS इक्वल टू निकालेंगे कितना 120 F बटे क्या P1 प्लस P2 ऐसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों की संख्या 2 दी गई है, एक है P1 एक है P2, ये आपकी NS, ये चीज दिया है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी F बराबर हो जाएगा NS और ब्रैकेट के अंदर P1 प्लस, ठीक है, P2 अपान 120 रखिए सबका वैल्यू। ये हो गया तुम्हारा 1600, P1 प्लस P2 कितना कितना है 6 प्लस 4 हो गया, अपान हो गया 120, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 160 गुणे 10 बटे 12 कैंसिल कर दीजिए 2 से, ठीक है, ये आएगा आपका 5 और इस साइड में आ जाएगा 6, फिर 2 से काट दीजिए, इधर हो गया आपका कितना 3 और इधर हो गया आपका कितना, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 8 0 इतना हो गया, ठीक है। 8 चौको 32, 320 बटे 3 भाग दे देंगे, 8 पंचे 40, 400 आएगा, 400 बटे 3, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.33, ठीक है, HZ ये फ्रिक्वेंसी आएगी। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितना 133.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक 3 फेज मोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक 3 फेज
एक 3 फेज मोटर 0.04 स्लिप, ठीक है, स्लिप पर गतिशील है, स्लिप पर गतिशील है यदि रोटर वोल्टता आवृत्ति, यदि रोटर वोल्टता आवृत्ति 2.5 HZ, सॉरी बच्चों 2.0 HZ हो तो सप्लाई आवृत्ति की गणना करें। ये आपका रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, इसके लिए मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो रोटर धारा की आवृत्ति होती है FR इक्वल टू ये होता है F इंटू S इंटू F, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। इसकी परिभाषा भी अगर पूछेगा तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा स्लिप का गुणनफल जो होता है रोटर धारा की आवृत्ति होती है, ठीक है। ये रोटर वोल्टता या धारा की आवृत्ति है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी हो गई स्लिप और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया गया और क्या पूछा है उनको सबको रखिए, ठीक है। तो रोटर धारा की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई थी कितनी, जनरली 2.0, ठीक है, इक्वल टू इसको हम लोग रख लेंगे कितना 0.04 इंटू एफ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर देंगे, इधर ये संख्या गुणा में भाग में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.0 अपन 0.04, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, तो ऊपर कितना हो जाएगा। इसको जनरली हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। जब हटा देंगे तो ऊपर सीधे डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है 200 हो जाएगा और नीचे बचेगा आपका 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, आंसर आपका आ गया कितना 50 HZ। बोलो बच्चों समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परिपथ की कोणीय चाल 628, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड है, सेकंड हो तो आवृत्ति तथा आवर्तकाल की गणना करें। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया है, कोणीय चाल दी गई है रेडियन प्रति सेकंड में, और इसके बाद आवृत्ति और आवर्तकाल का वैल्यू पूछा गया है। कोई बात नहीं, आसान है क्वेश्चन। मैंने अभी क्या बताया था, कोणीय चाल जो होती है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ठीक है। एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, ओमेगा बटे 2 पाई। चलिए बच्चों 628 रख देंगे डायरेक्ट, 628 बटे 2 गुणे 3.14 इंटू हम 100 कर देंगे अंश और हर में। देख रहे हैं ये पॉइंट लगाया तो पॉइंट हटा देंगे, तो अब ये हो जाएगा 628 गुणे 100 बटे 2 गुणे 314। अब देखो बच्चों 314 दूनी 628, 2 से ये 2 कट गया, आपकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, ठीक है 100 HZ। ये जेई का पिछली बार में, ये जेई के पेपर में यूपीपीसीएल जेई में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया, कोणीय चाल का वैल्यू दिया था और ये किसका पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ था। अब यहीं से हम लोग आवर्तकाल निकाल सकते हैं, तो आवर्तकाल T बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100 और ये वैल्यू आपको जो है वो निकलेगा कितना 0.01 सेकेंड। ये आपका हो गया क्या, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, ठीक है। समझ में आई बात हमारी। चलिए नेक्स्ट, टाइम पीरियड मैंने अभी और कहां से बताया था, आप टाइम पीरियड और कहां से निकाल सकते हैं, कैपेसिटर से और इंडक्टर से। चलिए 2 क्वेश्चन वहां से और हो जाए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है। यदि इसके श्रेणी क्रम में 10 के ओम का, ठीक है, 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध संयोजित किया जाए तो इस परिपथ का आवर्तकाल T एवं आवृत्ति ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका, परीक्षा में आने के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो बच्चे लोग याद रखना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र के लिए, ठीक है, संधारित्र के लिए जो टाइम पीरियड होता है T = RC होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से अपना हमेशा ही याद रखना, और ये होता है सेकंड में, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो सेकंड में होता है। अब क्या करेंगे, तो T = हो जाएगा, R का वैल्यू है आपका कितना, 10 किलो है ना, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है 2 × 10 का पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइक्रो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये पावर दोनों माइनस हो जाएंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो T = हो जाएगा 20 × 10 का पावर -3। इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड, ठीक है। आपका जो टाइम पीरियड है वो इतना आएगा। अब अगली बात, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो फ्रीक्वेंसी यह बराबर होता है 1/f = 1/t। यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं t का वैल्यू कितना है, 0.02, ठीक है, और 100 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर तो आपका वैल्यू आएगा कितना, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, कैंसिल कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया, 50 Hz। तो मेरे बच्चों, आपको हमारा वीडियो समझ में आया, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो समझ में आया अच्छी तरीके से। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।